हेलो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए यूपीटीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो लेके आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। आप सभी का रिकॉन स्टडी एकेडमी परिवार में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यूपीटीटी, ठीक है दोस्तों, यूपीटीटी 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसके बाद सुपर टीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बाल विकास से शिक्षण विधि का। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, जो बालक स्कूल में जमीन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हुआ है क्या? पिछड़ा बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, समस्यात्मक बालक, मादक एवं द्रव्य का सेवन करने वाला बालक। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मैं आप सबको बता दूं एक चीज़ दोस्तों, ठीक है, मानसिक रूप से मंद बालक अपने आयु स्तर की कक्षा से एक से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, और जो मानसिक मंदता एक प्रकार का मानसिक विकार होता है जिसके कारण बालक में समायोजन की क्षमता का विकास बहुत कम होता है, जिसका प्रभाव उसके अधिगम क्षमता पर भी पड़ता है। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मानसिक रूप से मंद बालक। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानसिक रूप से मंद बालक। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानसिक रूप से मंद बालक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ करना चाहिए क्या? उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह दोस्तों नहीं, अन्य बच्चों से अलग करना दोस्तों नहीं, बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा दोस्तों, यस, बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करना। ठीक है, बच्चे की विशेष आवश्यकता के स्तर पर जांच के लिए प्रवेश परीक्षा दोस्तों नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना पर चर्चा करना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षणिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? शैक्षणिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? तो प्लीज़ मैं आप सबको बता दूं, शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों को विशेष परिस्थितियों का अनुभव प्रदान करता है। किसका दोस्तों, विशेष परिस्थितियों का, विशेष परिस्थितियों, विशेष परिस्थितियों का अनुभव प्राप्त करता है, अनुभव प्राप्त करता है। ठीक है, विशेष परिस्थितियों का अनुभव प्रदान करता है दोस्तों, क्योंकि शैक्षणिक भ्रमण से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, भ्रमण के स्थान पर प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बालक की वास्तविक आयु कितनी होगी दोस्तों, 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी, क्या होगी दोस्तों? तो मैं आप सबको पिछली क्लास में इसका एक फार्मूला है दोस्तों बुद्धि लब्धि का। तो बुद्धि लब्धि इक्वल टू कितना होता है, मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु, शारीरिक आयु इंटू 100। जब इस बेस पे आप फार्मूला अलग देंगे दोस्तों, तो मानसिक आयु कितना है दोस्तों, 12 वर्ष। ठीक है, और मानसिक आयु कितना दोस्तों, 12 वर्ष है, और वास्तविक आयु या शारीरिक आयु कितना है, 8 है। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100। जब इसको आप लोग डिवाइड कर देंगे 150 आएगा। ठीक है, कितना जाएगा, 150। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 150। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में विशेष वस्तु की नीरसता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए, वह है क्या? वार्तालाप नीति, खेल और मनोरंजन नीति, प्रश्नों उत्तर नीति, प्रदर्शन नीति। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, खेल और मनोरंजन नीति। इसमें मैं बता दूं आप सबको, जो प्राथमिक कक्षाओं में विशेष वस्तु की नीरसता दूर करने के लिए शिक्षण में खेल एवं मनोरंजन विधि का प्रयोग करना सर्वाधिक उपयुक्त होता है। खेल एवं मनोरंजन विधि में अधिगम के साथ साथ बच्चों में समायोजन की क्षमता का भी विकास होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, खेल और मनोरंजन नीति हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य है क्या? नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना, नई और आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, जिसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। तत्कालीन एवं स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? तो कौन नहीं करेंगे दोस्तों, अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि दोस्तों नहीं, अनुसंधान के उपकरण नहीं, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या, ठीक है, या फिर अनुसंधान की परिकल्पनाएं। इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत की व्याख्या। ठीक है, यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अनुसंधान प्रस्ताव के अंतर्गत समस्या की पृष्ठभूमि और अनुसंधान की परिकल्पनाएं या तथा अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरण का वर्णन किया जाता है। अनुसंधान के प्रस्ताव में मूल विस्तृत व्याख्या को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, तो मूल विस्तृत व्याख्या को शामिल नहीं किया जाता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। तो संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बालक में अस्थिरता, किसकी दोस्तों, अस्थिरता की प्रकृति पाई जाती है। इस अस्थिरता का प्रमुख कारण बालक का अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव होता है। क्या होता है, अति प्रतिक्रियात्मक स्वभाव होता है, उनका अति क्रियात्मक स्वभाव। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 का ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर का चयन करें। ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये यहाँ आ गया संज्ञानात्मक, ये यहाँ पे कुछ नहीं है, या मनोप्रणाली, ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है एक। तो मैं बता दूँ, ब्लूम डोमेन्स ऑफ लर्निंग के अंतर्गत शिक्षा के 3 उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है। किसके दोस्तों, 3 का। पहला कौन कौन है, संज्ञानात्मक, प्लीज़ आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, संज्ञानात्मक शिक्षा। इसके बाद मरणोपरांत मनोप्रेरणात्मक शिक्षा। ठीक है, और तीसरा कौन है, भावात्मक शिक्षा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा संज्ञानात्मक शिक्षा, मनोप्रेरणात्मक शिक्षा, भावात्मक शिक्षा हो जाएगा। ठीक है, और इसका प्रतिपादन ब्लूम नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। इसका किसने किया दोस्तों, ब्लूम नामक वैज्ञानिक ने। इसका प्रतिपादन ब्लूम नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, ब्लूम नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके अनुसार बालक उच्च शिक्षा तभी प्राप्त कर सकता है जब बालक को निचले स्तर की शिक्षा की जानकारी हो। इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भावात्मक शिक्षा। क्या हो जाएगा, भावात्मक शिक्षा, ये लास्ट वाला ऑप्शन सी, क्योंकि इसका संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणात्मक और ये भावात्मक। प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है। परंपरागत चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, बी केंद्रित चिंतन, ये सभी। तो कौन है दोस्तों, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। परंपरागत चिंतन ये भी सही है, विकेंद्रित चिंतन ये भी सही है, वैज्ञानिक चिंतन ये भी सही है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ये सभी। मैं बता दूं, प्लीज़ आप लोग मेरी आवाज़ जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो चिंतन विधि होती है दोस्तों, चिंतन अनुसंधान के अंतर्गत परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन और वैज्ञानिक चिंतन आते हैं। ठीक है, तो किसी विषय वस्तु पर शोध करने के लिए चिंतन अनुसंधान के तीनों चिंतन स्तर से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो परंपरागत चिंतन से भी, विकेंद्रित चिंतन से भी और वैज्ञानिक चिंतन से, ये तीनों से अनुसंधान से संबंधित गुजरना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में। यह कब होता है दोस्तों, 11 वर्ष की आयु में। 11 वर्ष की आयु में क्या होता है, 11 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, तो जिन पियाजे के अनुसार दोस्तों बालक के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक में तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत 11 वर्ष से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। यह किसने कहा दोस्तों, टायलर ने। किसने कहा, टायलर ने कहा। ठीक है, किसने कहा था, टायलर ने। व्यक्ति भिन्नता के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक टायलर का कथन है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टायलर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की खेल विधि उपयोगी है बाल्यावस्था हेतु, पूर्व बाल्यावस्था हेतु, युवा अवस्था हेतु, परिपक्वता अवस्था हेतु। इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, बाल्या अवस्था हेतु। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाल्या अवस्था हेतु। तो बाल्या अवस्था की आयु कितनी होती है दोस्तों, 6 से 12 वर्ष। इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, 6 से 12 वर्ष में बालक को सीखने के लिए खेल विधि सबसे उपयुक्त होती है। ठीक, क्या उपयुक्त होती है दोस्तों, खेल विधि सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक के अंदर चंचलता की अधिकता और मन में अस्थिरता तथा समायोजन की भावना का अभाव पाया जाता है, जिससे उनमें से अधिगम कार्य बहुत ही मंद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है, प्रश्नावली, मत सूचना, साक्षात्कार या ये सभी। तो कौन है दोस्तों, ऑप्शन हमारा ये सभी। प्रश्नावली भी होगा, मत सूचना भी होगा, साक्षात्कार भी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक गद्य, सब्जियों, फलों के चित्र का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है और विद्यार्थी विवरण से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं। तो इस दृष्टिकोण का आधार क्या है, सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सीखने का क्रिया प्रस्तुत अनुकूलन होता है। चित्र के माध्यम से विद्यार्थियों को उनकी जानकारी देना तथा बच्चों में उस ज्ञान का हस्तांतरण करना, और सीखने की क्रिया को प्रस्तुत अनुकूलन की संज्ञा दी जाती है, जिसमें बालक प्रस्तुत चित्र के साथ स्वयं का सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, सीखने की क्रिया का प्रस्तुत अनुकूलन, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
पियाजे के विकास की अवस्थाओं में संवेदी गामक अवस्था समायोजित करता है। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मैं बता दूं, पियाजे ने बालक के विकास को चार अवस्था और 4 चरण में बांटा है, जिसमें पहली अवस्था में संवेदी गामक अवस्था होती है। तो पहली अवस्था में क्या होगी दोस्तों, संवेदी पहली अवस्था संवेदी गामक, ठीक है, जो बालक के जन्म से 2 वर्ष आयु तक चलती है, जो बालक के जन्म से 2 वर्ष तक चलती है, क्या 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक अनुकरण, स्मृति और मानसिक प्रस्तुतिकरण करता है। इसमें हमारा आंसर क्या होगा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहसावस्था होता है, सहसावस्था होती है 5 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन होता है दोस्तों, 5 वर्ष तक होता है। कितने होते हैं दोस्तों, 5 वर्ष तक। कितने में होता है दोस्तों, 5 वर्ष तक होता है। बालक की विकास की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला कौन कौन दोस्तों, सहसावस्था, पहला सहसावस्था, ठीक है, और दूसरा कौन सा, बाल्यावस्था, और तीसरा कौन सा है दोस्तों, किशोरावस्था। किशोरावस्था, ये दोस्तों सहसावस्था कब से कब है, 0 से 6 वर्ष, ठीक है, 6 से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 0 से 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, अक्षम व्यक्तियों के प्रति विपरीत विचार एवं भावना बच्चा बड़ों से सीखता है दोस्तों, नहीं। ठीक है, क्या असत्य है, ये भी नहीं है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों दूसरे क्षेत्र में कार्य करने में अक्षम होते हैं दोस्तों, नहीं। शारीरिक अक्षमता वाला बच्चा मानसिक अक्षमता नहीं रखता, यस। तो हमारा कौन सही है, तो कौन कौन असत्य है दोस्तों, पहला और दूसरा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा ए और बी दोनों गलत है, असत्य हैं। ठीक है, जो चीज़ें न समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए शालाओं में उपयोग में आने वाली विधियां हैं। कौन है, विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन कई विधियों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। इनमें परिणामात्मक एवं गुणात्मक विधि का प्रयोग मूल्यांकन में प्रयोगशाला लैब में किया जाता है। किसका, परिणात्मक और गुणात्मक। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, परिणात्मक और गुणात्मक विधि का प्रयोगशाला मूल्यांकन लैब में किया जाता है। ठीक है, लैब में किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों, लैब में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा 14 वर्ष की आयु में वह सब कार्य करती हैं जो अधिकतर 6 से 7 वर्ष के बच्चे करते हैं। आशा की यह अवस्था का कारण है मानसिक अक्षमता, अनुमानसिकता, अपंगता, कुपोषण। तो कौन है दोस्तों, मानसिक अक्षमता। हमारे आंसर क्या हो जाएगा, मानसिक अक्षमता। ठीक है, क्या हो जाएगा, मानसिक अक्षमता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है विशेषतः, तो दुर्लभ कमजोर बालकों के बारे में अध्ययन करने में व्यक्तिगत निदान विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दुर्लभ बालकों का अध्ययन। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने का स्थानांतरण है सीखी गई वस्तु को संभालना, सीखी हुई तरकीब का वैसा ही उपयोग, सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व में सीखे गए ज्ञान वस्तु का प्रयोग किसी अन्य परिस्थिति में करना सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे साइकिल चलाने की कला का प्रयोग स्कूटर चलाने से करना होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, सीखी हुई वस्तु अन्य परिस्थितियों में प्रयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं में मापन की सर्वोत्तम मापनी है, तो कौन है दोस्तों, नमित मापनी दोस्तों, नहीं। अंतराल मापनी दोस्तों, यश। क्रम सूचक मापनी, नहीं। समानुपाती मापनी, नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अंतराल मापनी के द्वारा दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्रशिक्षण सर्वोत्तम तरीके से त्रुटि रहित रूप में किया जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, त्रुटि। अगला देखते हैं। विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह क्या है, तो मूल्यांकन व आकलन वह प्रणाली है दोस्तों जिसके द्वारा विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच एक संवादात्मक प्रक्रिया चलती है और इसी के परिणाम स्वरूप सीखने के वातावरण में बदलाव आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी दोस्तों मूल्यांकन भी है और आकलन भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा दोस्तों अच्छे से ये PDF नहीं बन पाई है तो आप लोग अच्छे समझ लीजिए, मैं समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग क्या करें दोस्तों, पहले क्वेश्चन को पढ़ा करिए। जब तक आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, आप लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में क्या करें, अध्ययन की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व है क्या, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत शिक्षण का व्यवस्था, व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार गृह कार्य देना, विद्यार्थियों का समरूप समूह में वर्गीकरण,
उपयुक्त सभी। तो हम इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विद्यार्थियों का समरूप समूह में वर्गीकरण, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, विभेदकारी प्रशिक्षण अंतर करता है कमजोर विद्यार्थियों में, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में, सामान्य विद्यार्थियों में, उपयुक्त सभी। तो मैं बता दूं दोस्तों, उपयुक्त सभी विभेदीकरण प्रशिक्षण अंतर करता है कमजोर विद्यार्थियों में भी, सामान्य विद्यार्थियों में, प्रतिभाशाली। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैं बता दूं दोस्तों, जो विभेदीकृत या विभेदकारी प्रशिक्षण के द्वारा बालकों को उनकी क्षमता तथा बुद्धि लब्धि के आधार पर अलग अलग किया जा सकता है। किसके आधार पर दोस्तों, बुद्धि लब्धि के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर दोस्तों, बुद्धि लब्धि के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक बालक जो शारीरिक दोषों से ग्रस्त है, किसे दोस्तों, शारीरिक दोषों से ग्रस्त है, ठीक है, उसमें उत्पन्न होती है संवेगात्मक स्थिरता, मिथ्याभिमान, अच्छी आदतें, हीनता की भावना। तो कौन होता है दोस्तों, शारीरिक दोषग्रस्त जो होता है दोस्तों, शारीरिक दोषग्रस्त बालक मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव महसूस करते हैं, जिसमें परिणाम स्वरूप उनमें हीनता की भावना को जन्म हो जाता है, जिससे उनका अधिगम कार्य प्रभावित होता है। तो हमारी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हीनता की भावना, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हीनता की भावना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक में क्रियाओं को नियमित करने तथा रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है। तो कौन सा कारक उत्तरदायी है दोस्तों, प्रेरणा। कौन सा कारक दोस्तों, प्रेरणा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रेरणा हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहला कौन सा, तो आंतरिक अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की उपलब्धि, उनके ज्ञान का स्तर तथा बालक की समस्याओं अधिगम से संबंधित का पता लगाया जा सकता है तथा उसका उचित उपचार भी किया जा सकता है। तो बच्चों की उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना दोस्तों, ये भी सही है। बच्चों ने क्या सीखा यह जानना, ये भी सही है। बच्चों के सीखने में आई कठिनाई को जानना दोस्तों, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम का शिक्षा में योगदान क्या है, व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, उपयुक्त सभी में। तो इसमें किसमें दोस्तों, व्यवहार परिवर्तन में भी है, नवीन अनुभव प्राप्त करने में भी, समायोजन भी है। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अधिगम का शिक्षा में योगदान, व्यवहार परिवर्तन में भी, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन भी। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।